ऑलराइट, तो आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला है कुछ इस तरह का, N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? ये है ऑक्साइड नाइट्रोजन का। नाइट्रिक ऑक्साइड ये एक सिग्नल मॉलिक्यूल है, सिग्नल मॉलिक्यूल प्लस ये एक एंडोजीनस सिग्नल मॉलिक्यूल है। एंडोजीनस मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस हमारी बॉडी में हो जाती है, हमको कोई बाहर के सोर्स की ज़रूरत नहीं है नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए, ये हमारी बॉडी में बन जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है एंडोजीनस सब्सटेंस, और ये एक सिग्नल मॉलिक्यूल है। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये एक अकेला ही एंडोजीनस सिग्नल मॉलिक्यूल है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में गैस फॉर्म में होता है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो ये है थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में। नाउ हम अभी जस्ट इमेजिन करें कि ये आपका एक ब्लड वेसल है, ये आपकी कोई एक ब्लड वेसल है। अगर हम ये ब्लड वेसल को कट करते हैं तो हमको पता चलता है कि इस ब्लड वेसल के 3 लेयर्स हैं। तो हम इन 3 लेयर्स के बारे में जानते हैं। तो जो सबसे बाहरी लेयर है, जो सबसे ऊपर की लेयर है, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, ये है ट्यूनिका एक्सटर्ना। फिर इसके बाद की एक और लेयर है, इसके अंदर पाई जाने एक और लेयर है, इसका नाम है ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, तो जो ऊपर की लेयर है उसे कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, उसके बाद की जो लेयर है उसे कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। फिर इसके बाद जो सबसे अंदर वाली जो लेयर पाई जाती है इसे कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, तो ये है 3 लेयर्स हमारे ब्लड वेसल के। हमारे ब्लड वेसल में 3 लेयर्स है। सबसे ऊपरी लेयर का नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना, उसके बाद है ट्यूनिका मीडिया, एंड लास्टली सबसे अंदर वाली जो परत है, जो लेयर है, उसे कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा। अब ये जो ट्यूनिका इंटीमा है, इसकी ख़ास बात ये है कि ये बनी रहती है एक सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, और ये बोल सकते हैं स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से ये बनी हुई रहती है। और जिस स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से बनी रहती है इसे कहते हैं एंडोथीलियम। और ये एंडोथीलियम का बहुत ज़्यादा रोल है वैसोडायलेशन करने के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर समझिए ब्लड वेसल है, इसके ऊपर अगर समझिए एसिटाइलकोलिन एक्ट करेगा तो इसकी हो जाएगी वैसोडायलेशन। वैसोडायलेशन मतलब ये जो ब्लड वेसल है इसकी डायमीटर काफ़ी बढ़ जाएगी। लेकिन इस डायमीटर के बढ़ने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, और वो ये कंडीशन है कि इसकी जो ट्यूनिका इंटीमा है इसकी एंडोथेलियम लाइनिंग इंटैक्ट रहनी चाहिए, टूटी फूटी या ख़राब लाइनिंग नहीं रहनी चाहिए। ये एंडोथेलियम लाइनिंग है, जो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग है ट्यूनिका इंटीमा में, ये काफ़ी इंटैक्ट होनी चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। अब क्या रीज़न है इसका, तो वो हम देखते हैं। समझिए ये हमारे तीनों लेयर्स हैं, ये हमारी ऊपर की लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसके बाद ये हमारी बीच की लेयर है ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया में हमारे स्मूथ मसल, वैस्कुलर स्मूथ मसल पाए जाते हैं, और सबसे अंदर जो है वो है ट्यूनिका इंटीमा। और ट्यूनिका इंटीमा में क्या होता है? ट्यूनिका इंटीमा बना रहता है सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, जिसे हम कहते हैं एंडोथीलियम। एक सिंपल सी एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होती है जिसको हम कहते हैं एंडोथीलियम। अब क्या होता है, अगर जब भी एसिटाइलकोलिन
इंटरैक्ट करता है इस ब्लड वेसल से। इंटरेक्शन करने के बाद ये जो एंडोथीलियम है, ये जो एंडोथीलियम लाइनिंग है, इसके अंदर से कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं और वो जहाँ पहुँचते हैं ट्यूनिका मीडिया में। ट्यूनिका मीडिया जो स्मूथ मसल लेयर है, ट्यूनिका मीडिया में जाते हैं और जाने के बाद इस ब्लड वेसल की वैसो डायलेशन हो जाती है, मतलब डायमीटर इस ब्लड वेसल का बढ़ जाता है। ठीक है, और जो ये केमिकल रिलीज होता है एंडोथीलियम लाइनिंग से, इसका नाम है EDRF, एंडोथीलियम डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर, जिसे हम एब्रीवेट करते हैं EDRF के नाम से। ठीक है, तो EDRF क्या है? EDRF एक केमिकल सब्सटेंस है जो रिलीज होता है एंडोथीलियम से। एंडोथीलियम कहाँ है? एंडोथीलियम है ट्यूनिका इंटीमा में। ठीक है, तो एंडोथीलियम से एक केमिकल सब्सटेंस निकलता है जिसका नाम है EDRF, दैट इज एंडोथीलियम डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर। और ये क्या करता है? ये जो ट्यूनिका मीडिया है, जो स्मूथ मसल लेयर है हमारी ब्लड वेसल की, उसको रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से ये जो ब्लड वेसल है वो डायलेट हो जाती है, उनकी डायमीटर बढ़ जाती है। ठीक है, अब बाद में कुछ सालों बाद हमें पता चलता है कि EDRF जो है, EDRF क्या है? EDRF इज़ नथिंग बट ये है एक हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ पाई जाती है? नाइट्रिक ऑक्साइड पाई जाती है हमारे ब्लड वेसल के एंडोथीलियम लाइनिंग में। और जब भी एसिटाइलकोलिन इंटरेक्ट करता है इस ब्लड वेसल से, तो ये एंडोथीलियम लाइनिंग है, इसके अंदर से EDRF विच इज़ नथिंग बट नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है। और उसके रिलीज होने से जो वैस्कुलर स्मूथ मसल है, हमारे ब्लड वेसल की जो स्मूथ मसल है वो रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल का वैसो डायलेशन हो जाता है। फिर लेटर ऑन हमको पता है कि सिर्फ एसिटाइलकोलिन ही वैसोडाइलेशन नहीं क्रिएट करता है, बहुत सारे दूसरे केमिकल्स हैं जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन होते हैं, जैसे कि हिस्टामिन। हिस्टामिन भी वैसोडाइलेशन प्रोड्यूस करता है। सेरोटोनिन, ये भी वैसोडाइलेशन प्रोड्यूस करता है। इवन ब्रैडिकाइनिन, ये सारे मीडिएटर्स क्या करते हैं? ये वैसोडाइलेशन क्रिएट करते हैं। तो बाद में हमें पता चला कि ये जो सारे केमिकल मीडिएटर्स है, जो केमिकल्स है जिसके वजह से वैसोडाइलेशन होता है, ये वैसोडाइलेशन का रीज़न है कि नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है एंडोथीलियम लाइनिंग से। ठीक है, तो इसीलिए एसिटाइलकोलिन या कोई भी केमिकल्स हो जिसे वैसोडाइलेशन करना हो, ये कब वैसोडाइलेट होते हैं? अगर उस ब्लड वेसल की एंडोथीलियम लाइनिंग इंटैक्ट हो, तभी ही वो वैसोडाइलेशन कर पाते हैं, वरना कोई वैसोडाइलेशन नहीं होता। तो वैसोडाइलेशन क्यों होता है? क्योंकि एंडोथीलियम डिराइव फैक्टर, फिर जो बाद में हमें पता चला कि नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है एंडोथीलियम सेल से, जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस किस तरह से होती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसाइज होता है हमारे बॉडी में एक अमाइनो एसिड के वजह से, और उस अमाइनो एसिड का नाम है L-आर्जिनिन। तो L-आर्जिनिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, NH2 C डबल बॉन्ड N H2 NH CH2 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 HCN H3 COO माइनस, ये है L आर्जिनिन। तो L आर्जिनिन के ऊपर एक्ट करेगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस एक्ट करेगा L आर्जिनिन के ऊपर, और इसके साथ कुछ और दूसरे कोएंजाइम्स भी रिक्वायर्ड है, जैसे कि NADPH प्लस H प्लस जो कन्वर्ट होता है NADP में। नेक्स्ट FMN FAD हीम H4B दैट इज टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन प्लस ऑक्सीजन, इसके साथ ये कन्वर्ट करेगा नाइट्रिक ऑक्साइड में। ठीक है, नेक्स्ट L आर्जिनिन ये कन्वर्ट हो जाएगा L सिट्रुलिन में। अब देखिए L सिट्रुलिन में क्या होगा, ये अमाइनो ग्रुप नहीं होगा, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, डबल बॉन्ड O, दैट्स इट। बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर
सेम है। ये है एल सिट्रुलिन, ठीक है। तो कैसा होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का सिंथेसिस? नाइट्रिक ऑक्साइड का सिंथेसिस होता है बाय द एंजाइम नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस। तो ये एंजाइम एक्ट करेगा एल आर्जिनिन के ऊपर और इसके साथ इसको रिक्वायरमेंट है NADPH, FMN, FAD, हीम, टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन अलॉन्ग विद ऑक्सीजन, जिसके वजह से ये प्रोड्यूस करेगा नाइट्रिक ऑक्साइड को। नाउ अभी ये जो सिंथेसिस रेट है नाइट्रिक ऑक्साइड के, ये डिपेंड करती है इस एंजाइम के ऊपर। अगर ये एंजाइम एक्टिव है तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस करेगा, लेकिन अगर ये एंजाइम इनएक्टिव है तो एंजाइम की सिंथेसिस नहीं होगी। सिंथेसिस एल आर्जिन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये अमाइनो एसिड एल आर्जिनिन अवेलेबल होते हैं, तो ये हमेशा प्रेजेंट है। बस इसकी जो सिंथेसिस है नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस डिपेंड करती है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस की एक्टिविटी के ऊपर। अगर ये एक्टिव है ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस बना लेगा, लेकिन अगर ये एंजाइम इनएक्टिव है तो सिंथेसिस चाहे सारे सबस्ट्रेट्स अवेलेबल हो, लेकिन अगर ये एंजाइम इनएक्टिव है तो इसकी सिंथेसिस नहीं होगी। अभी ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस एंजाइम है ये हमें 3 आइसोफॉर्म में अवेलेबल है। तो पहला फॉर्म है न्यूरोनल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस, इसे NNOS भी कहा जाता है या नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस 1 भी कहा जाता है, ठीक है। तो यह है पहला टाइप ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस NNOS। सेकेंड टाइप ऑफ एंजाइम इज एंडोथीलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस, इसे ENOS भी कहते हैं या NOS दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस 2 नहीं 3 भी कहते हैं। और जो तीसरा टाइप है वो है इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस, इसे INOS भी कहते हैं या NOS2 भी कहा जाता है। अभी ये जो टाइप्स है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस के, ये नाम दिए गए हैं इसके लोकेशन के ऊपर। मतलब न्यूरोनल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? ऑब्वियसली इसकी लोकेशन न्यूरॉन में होगी। एंडोथीलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस ऑब्वियसली इसकी लोकेशन होगी हमारे एंडोथीलियम में। अब ये जो पहले के 2 एंजाइम हैं, ये दोनों एंजाइम कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम है। कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम मतलब इसकी सिंथेसिस और इसकी एक्टिविटी एक नॉर्मल रेट में होती है, मतलब ये लोग फिजियोलॉजिकल कंडीशन में इनकी एक्टिविटी होती है। लेकिन ये जो इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस है, इनकी सिंथेसिस होती है और इनकी एक्टिविटी होती है पैथोलॉजिकल कंडीशन में। अब जैसे कि आपको पता है कि न्यूरोनल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस का लोकेशन है न्यूरॉन्स में, एंडोथीलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस का लोकेशन है एंडोथीलियम में, वैसे ही इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस इसका लोकेशन है मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और जो भी न्यूट्रोफिल्स, वाइट ब्लड सेल्स जो भी है वहाँ पर ये इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड पाए जाते हैं। अभी वाइट ब्लड सेल्स का क्या रोल है हमारे बॉडी में? ये डिफेंस मैकेनिज्म में इसका रोल पाया जाता है, इज़न्ट इट? वाइट ब्लड सेल्स कभी भी हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स पाए जाते हैं, उस समय हमारे वाइट ब्लड सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके वजह से ये इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड भी एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि बैक्टीरियल इन्वेजन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। तो इन्फ्लेमेशन में क्या होता है हमारे ब्लड वेसल में? इन्फ्लेमेशन के टाइम पे वैसोडाइलेशन होता है, इज़न्ट इट? तो वो वैसोडाइलेशन इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस के रिलीज़ की वजह से होता है, ठीक है। तो इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस, इसकी सिंथेसिस कब होती है? अंडर पैथोलॉजिकल कंडीशन। जब भी कोई बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन हमारे शरीर के अंदर आता है, उस समय ये इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस की एक्टिविटी स्टार्ट होती है। और ये जो है ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ये दोनों की सिंथेसिस होती है। नाउ अभी जो हमने सिंथेसाइज किया है ये नाइट्रिक ऑक्साइड इन सब चीज़ों के साथ में, तो ये कब तक रहेगा? इसका सर्वाइवल कब तक रहेगा ये नाइट्रिक ऑक्साइड का? ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिर्फ 4 से 10 सेकेंड्स के लिए ही एक्टिव मतलब अपने फॉर्म में रहेगा।
और 4 से 10 सेकेंड के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये कैसे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जब भी ये इंटरेक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, ये कन्वर्ट हो जाएगा NO2- दैट इज़ नाइट्राइट में। प्लस ये ऑल्सो ये हमारे ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन से भी इंटरेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट में, NO3- दैट इज़ नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्रेट में। और ये दोनों नाइट्रेट और नाइट्राइट वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स हैं जो इजीली हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस और उसकी फेट के बारे में। तो नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे सिंथेसाइज होता है, ये सिंथेसाइज होता है हमारी बॉडी में L-आर्जिनिन के साथ। इसके साथ आपको कुछ को एंजाइम्स की भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि NADPH, FMN, FAD, साथ में हमको हीम चाहिए, टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन चाहिए, प्लस ऑक्सीजन चाहिए, जिससे हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड बना देते हैं। और इसके लिए ये सिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा एंजाइम नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस। अगर ये एंजाइम एक्टिव है तो आराम से बहुत ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेगा, लेकिन अगर एंजाइम एक्टिव नहीं है तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस नहीं हो सकती। तो ये था सिंथेसिस। नेक्स्ट, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है ये सिर्फ 4 से 10 सेकेंड के लिए ही रहता है और तुरंत ये डिग्रेड हो जाता है नाइट्राइट या नाइट्रेट में, जो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है और इजीली हमारे बॉडी के थ्रू निकल जाता है। ठीक है, तो ये है इसकी सिंथेसिस और इसकी फेट के। तो नेक्स्ट हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को जानते हैं। सपोज़ कीजिए कि ये है हमारी ट्यूनिका इंटीमा की एक एंडोथीलियल सेल, और ट्यूनिका इंटीमा के आगे क्या है, हमारा ट्यूनिका मीडिया, जो है एक वैस्कुलर स्मूथ मसल। तो समझो ये है हमारी वैस्कुलर स्मूथ मसल। नाउ अभी ये जो ट्यूनिका इंटीमा की एंडोथीलियल सेल है, यहाँ पर पाई जाता है एक इम्पॉर्टेंट रिसेप्टर, जो है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कौन सा टाइप है, GQ प्रोटीन कपल रिसेप्टर। और ये कौन सा भी रिसेप्टर हो सकता है, जैसे कि मस्करेनिक M3 रिसेप्टर, या तो फिर हिस्टामिनिक H1 रिसेप्टर, या तो फिर ब्रैडिकाइनाइन B1 रिसेप्टर। इनमें से ये कोई भी GQ प्रोटीन कपल रिसेप्टर हो सकता है। ओके, एनीवेज ये जो भी रिसेप्टर हो, अगर जब भी इसकी एगोनिस्ट मॉलिक्यूल इसको बाइंड करे तो क्या होगा, ये जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है ये एक्टिवेट हो जाता है ना। आपको पता ही है कि ये जो साइटोसोलिक साइट है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के, यहाँ पर 3 सब यूनिट्स पाए जाते हैं, वो है अल्फा, बीटा एंड गामा, प्लस यहाँ पर है गोनासिन डाइफॉस्फेट। जैसे ही एगोनिस्ट मॉलिक्यूल बाइंड कर जाता है इस रिसेप्टर को, सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है गोनासिन डाइफॉस्फेट का रिमूवल एंड रिप्लेस्ड बाय गोनासिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट, यहाँ पर एक इफेक्टर है जो एक एंजाइम है, वो है फॉस्फोलाइपेज C। तो ये जो GQ प्रोटीन है अलॉन्ग विथ अल्फा सब यूनिट, ये एक्टिवेट करेगी फॉस्फोलाइपेज C को। नेक्स्ट, फॉस्फोलाइपेज C क्या है, ये एक एंजाइम है। तो इस एंजाइम का काम क्या है, इस एंजाइम का काम है टू कन्वर्ट फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल डाइफॉस्फेट इनटू 2 कंपाउंड्स। पहला कंपाउंड है आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और दूसरा कंपाउंड है डाइअसाइल ग्लिसरॉल। डाइअसाइल ग्लिसरॉल मेम्ब्रेन के अंदर में ही रहेगा, लेकिन IP3 दैट इज आइनोसिटोल डाइफॉस्फेट ये अंदर साइटोसोल में चला जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो होती है, इस सेल के अंदर प्रेजेंट है एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम आयन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये IP3 क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जिसके वजह से कैल्शियम आयन की रिलीज़ होती है। कैल्शियम आयन रिलीज़ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म में रिलीज़ होने के बाद कैल्शियम आयन इंटरेक्ट करेगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोटीन से, और इस प्रोटीन का नाम है कोलम्युडुलिन प्रोटीन। और इससे इंटरेक्ट करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका नाम है कैल्शियम कोलम्युडुलिन
कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये है हमारा कैल्शियम कोलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स का क्या काम है, ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करेगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम को, और उस एंजाइम का नाम है हमारा एंडोथीलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस। ठीक है, और ये एंडोथीलियल नाइट्रिक ऑक्साइड का सिंथेस का क्या काम है, ये तो आपको पता ही है। इसका काम है टू सिंथेसाइज नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जो आर्जिनिन है, ये एंजाइम इसे कन्वर्ट करेगा नाइट्रिक ऑक्साइड में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसाइज हो जाएगा। सिंथेसाइज होने के बाद ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये मूव करेगा ट्यूनिका मीडिया में, जो है वैस्कुलर स्मूथ मसल लेयर, और यहाँ पर जाकर ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिवेट करेगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम को, और उस एंजाइम का नाम है ग्वानालाइल साइक्लेस। जैसे ये एक्टिवेट करेगा। अब ये एंजाइम का क्या काम है, इस एंजाइम का काम है टू कन्वर्ट गोनासिन ट्राइफॉस्फेट इनटू साइक्लिक GMP। ठीक है, गोनालाइल साइक्लेस का काम है टू कन्वर्ट गोनासिन ट्राइफॉस्फेट को साइक्लिक GMP में कन्वर्ट करने का इसका काम है। साइक्लिक GMP का काम है एक्टिवेशन ऑफ एन एंजाइम प्रोटीन काइनेज G। साइक्लिक GMP प्रोटीन काइनेज G एंजाइम को एक्टिवेट करता है। अब लास्ट काम किससे होता है, प्रोटीन काइनेज G का है आखिरी काम। ये प्रोटीन काइनेज G क्या करता है, अभी कोई भी एंजाइम हो जिसमें काइनेज आ रहा है, मतलब ये फॉस्फेट ग्रुप देने वाला है। काइनेज मतलब फॉस्फेट ग्रुप देने वाला, तो यहाँ पे प्रोटीन काइनेज G है, तो काइनेज मतलब ये भी फॉस्फेट ग्रुप देगा। किसे देगा ये फॉस्फेट ग्रुप, दो लोगों को ये फॉस्फेट ग्रुप बांटेगा, एक है मायोसिन लाइट चेन काइनेज और दूसरा है एक कैल्शियम चैनल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये मायोसिन लाइट चेन काइनेज को फॉस्फेट ग्रुप बांटेगा और यहाँ पर भी इसे फॉस्फेट ग्रुप देगा, और इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से प्रोड्यूस होगा, इन दोनों के फॉस्फोराइलेशन के वजह से प्रोड्यूस होगा रिलैक्सेशन। ठीक है, नाउ क्यों रिलैक्सेशन होगा हम अब देखते हैं। हम देखते हैं कि मायोसिन लाइट चेन काइनेज का पहले क्या वर्क है और फिर इसको जब फॉस्फेट ग्रुप पास करते हैं तो क्यों रिलैक्सेशन होता है, हम ये देखते हैं। ये जो पार्ट है मैं यहाँ पर दोबारा इसे ड्रॉ कर रही हूँ। ट्यूनिका मीडिया का एरिया है ये, जो है स्मूथ मसल ऑफ योर वैस्कुलर ऑफ योर ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे ट्यूनिका मीडिया में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो है हमारी सार्क्योमेर में प्रेजेंट है। पहली चीज़ है एक्टिन, ये है पिंक कलर में मैं बना रही हूँ एक्टिन। नेक्स्ट ग्रीन में मैं बना रही हूँ मायोसिन। ये पिंक में है एक्टिन और ग्रीन में है मायोसिन, और ये ग्रीन में मायोसिन हैवी चेन और पर्पल में बना रही हूँ मायोसिन लाइट चेन। नेक्स्ट, ये जो मायोसिन लाइट चेन है वो एक्टिन के इस पार्ट को जाके टच करेगा। कैसे करेगा, ये करने के लिए इसे एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी कैसे मिलेगी, अगर ये मायोसिन लाइट चेन फॉस्फोराइलेट हो जाता तो इसको एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से ये एक्टिन के पार्ट को टच करेगा और टच करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये लोग, और इस वजह से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो ये जो मायोसिन लाइट चेन है इसे कैसे फॉस्फोराइलेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम मायोसिन लाइट चेन काइनेज। जो मैंने कहा काइनेज, जहाँ पर भी जिस भी एंजाइम में काइनेज आता है मतलब ये फॉस्फेट ग्रुप बांटता है। तो ये मायोसिन लाइट चेन काइनेज क्या करता है, ये मायोसिन लाइट चेन को फॉस्फोराइलेट करता है, जिसकी वजह से ये मायोसिन लाइट चेन जाके स्टिक होती है एक्टिन के ऊपर, और एक्टिन के ऊपर स्टिक होने के बाद ये खींच जाती है अब एक दूसरे की तरफ, जिसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, मतलब ब्लड वेसल की कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। ये है नॉर्मल टेक्निक। लेकिन हमारा जो एंजाइम है प्रोटीन काइनेज ये क्या करता है, इसको फॉस्फेट ग्रुप बहुत ज़्यादा दे देता है, जिसकी वजह से ये मायोसिन लाइट चेन काइनेज डीएक्टिवेट हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं
मायोसिन लाइट चेन काइनेज डीफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, मायोसिन लाइट चेन काइनेज डीफॉस्फोराइलेट हो जाता है, जिसकी वजह से मायोसिन लाइट चेन काइनेज अपना काम नहीं कर पाता। उसका क्या काम था, टू सप्लाई फॉस्फेट ग्रुप टू मायोसिन लाइट चेन। अगर इसको फॉस्फेट ग्रुप नहीं मिलेगा मतलब ये जाकर अटैच नहीं होगा एक्टिन के पास, और जब एक्टिन के पास मायोसिन अटैच नहीं होगा तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करेगा और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन इनहिबिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करती है। अभी ये जो कैल्शियम चैनल है इसको भी फॉस्फोराइलेशन होता है हमारे प्रोटीन काइनेज जी से, ठीक है, प्रोटीन काइनेज जी इसे भी फॉस्फेट ग्रुप्स सप्लाई करते हैं, जिसके वजह से ये कैल्शियम चैनल भी इनएक्टिव हो जाता है। जब ये इनएक्टिव हो जाएगा मतलब कैल्शियम आयन की इनफ्लक्स भी इनहिबिट हो जाएगी। और आपको तो पता है कैल्शियम आयन का कितना मेजर रोल है कॉन्स्ट्रिक्शन करने में, किसी भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में कैल्शियम आयन का बहुत ही मेजर रोल पाया जाता है। लेकिन बिकॉज कैल्शियम आयन की एंट्री इनहिबिट हो जाती है तो रिलैक्सेशन होता है, प्लस मायोसिन लाइट चेन काइनेज की डीफॉस्फोराइलेशन भी हो जाती है, जिसकी वजह से भी रिलैक्सेशन हो जाता है। तो यह है सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। हम फिर से इसे ब्रशअप करते हैं। ये है हमारा रिसेप्टर विच कैन बी मस्करेनिक M3 रिसेप्टर या हिस्टामिन H1 रिसेप्टर या तो फिर ब्रैडिकाइनिन B1 रिसेप्टर। ये सारे रिसेप्टर वैसोडाइलेशन करने के लिए ही यूज़ होते हैं। तो जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है ये करेगा एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज सी, और फॉस्फोलाइपेज सी क्या हो करेगा, ये कन्वर्ट करेगा फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल डाइफॉस्फेट इनटू IP3 एंड DAG, दैट इज आइनोसिटोल डाइफॉस्फेट एंड डाइअसाइल ग्लिसरॉल। IP3 एक्टिवेट करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जो है एक स्टोरेज हाउस कैल्शियम आयन के लिए, और इसके एक्टिवेशन होने के बाद कैल्शियम आयन की रिलीज़ हो जाएगी। कैल्शियम आयन रिलीज़ होने के बाद ये इंटरैक्ट करेगा एक प्रोटीन से जिसका नाम है कॉल्मोड्यूलिन प्रोटीन, और ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा जिसका नाम है कैल्शियम कॉल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करेगा हमारे एंजाइम को, दैट इज़ ENOS, एंडोथीलियल NOS। क्योंकि ये लोकेशन एंडोथीलियम है इसलिए हमको यहाँ पे ENOS पाया जाएगा। अब ENOS का काम तो हमको पता ही है, ये सिंथेसाइज करेगा नाइट्रिक ऑक्साइड को अर्जिनिन के साथ। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो सिंथेसाइज हो जाती है हमारे एंडोथीलियम में, ये जाएगी ट्यूनिका मीडिया में जो है वैस्कुलर स्मूथ मसल लेयर, और ट्यूनिका मीडिया में जाके ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिवेट करेगी ग्वानालाइल साइक्लेज को, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट करेगा ग्वानासाइन ट्राइफॉस्फेट को साइक्लिक GMP में। साइक्लिक GMP का काम क्या है, टू एक्टिवेट द एंजाइम प्रोटीन काइनेज जी। प्रोटीन काइनेज जी क्या करेगा, ये फॉस्फेट ग्रुप सप्लाई करेगा दो लोगों को, फर्स्ट है मायोसिन लाइट चेन काइनेज और दूसरा है कैल्शियम चैनल। मायोसिन लाइट चेन काइनेज को फॉस्फोराइलेट करने की वजह से क्या होगा, इसकी डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, मतलब ये अपने फॉस्फेट ग्रुप मायोसिन लाइट चेन को नहीं सप्लाई दे सकता, जिसके वजह से एक्टिन मायोसिन की इंटरैक्शन भी नहीं होगी और बिकॉज ऑफ विच वैसो कॉन्स्ट्रक्शन भी नहीं होगा। प्लस कैल्शियम चैनल को फॉस्फोराइलेट किया है प्रोटीन काइनेज जी से, जिसकी वजह से ये कैल्शियम चैनल भी इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम इनफ्लक्स भी का भी रुकाव हो जाता है, और जिसकी वजह से फिर से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन इनहिबिट हो जाती है। अगर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होती मतलब वैसो डायलेशन होती है। तो इस तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी वैसो डायलेशन क्रिएट करते हैं। तो ये था हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड की एक्शन के बारे में। अभी हमारे पास ऐसे ड्रग्स हैं जो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड डोनेट करते हैं, तो इसे हम लोग नाइट्रो डोनार्स बोलते हैं, या तो फिर इन ड्रग्स को नाइट्रेट्स भी कहा जाता है, नाइट्रेट्स, या तो फिर हम इसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड डोनार्स। तो ये ड्रग्स, ये दवाइयाँ क्या करते हैं, हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की रिलीज़ करते हैं। तो एग्जांपल ड्रग्स के हैं ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट, नेक्स्ट हमारे पास है आइसोसॉर्बिड डाइनाइट्रेट, आइसोसॉर्बिड मोनोनाइट्रेट, लास्टली हमारे पास है सोडियम नाइट्रोफ्लोराइड। ठीक है, तो ये सारे ड्रग्स हैं, एग्जाम्पल है नाइट्रेट्स के।
तो ये नाइट्रेट्स क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी में हम लोग जब ये कंज्यूम करते हैं तो हमारे बॉडी में जाके ये कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में। तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में, एक एंजाइम की मदद से। तो उस एंजाइम का नाम है अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस। तो ये एंजाइम हमारे बॉडी में, हमारी जो एंडोथीलियम लाइनिंग है, हमारी ये जो लाइनिंग है, यहाँ पर ही ये एंजाइम पाया जाता है अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस। तो समझिए हम लोग ने ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट कंज्यूम कर ली, तो ग्लिसरल नाइट्रेट इंटरेक्ट करेगा इस एंजाइम से, दैट इज़ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस, और इसको इंटरेक्ट करने के बाद ये रिलीज़ करेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड का तो काम आपको पता ही है, ये जाके एक्टिवेट करेगा इस एंजाइम्स को, और फिर सारी कहानी तो आपको पता ही है। तो ये हमारे एक्सोजीनस सोर्सेस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इन ड्रग्स को हम बोलते हैं नाइट्रेट्स, या तो फिर हम इसको बोल सकते हैं नाइट्रोवाइसोडाइलेटर्स, या तो हम इसे कह सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर्स। तो ये ड्रग्स का क्या काम है, ये ड्रग्स हमारे बॉडी में जाने के बाद एक एंजाइम अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस से इंटरेक्ट करेगा और उसके बाद रिलीज़ होगा नाइट्रिक ऑक्साइड का, जिसके वजह से वैसोडाइलेशन प्रोड्यूस होता है। अभी हमको वैसोडाइलेशन क्यों प्रोड्यूस करना है, वैसोडाइलेशन प्रोड्यूस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे प्रोड्यूस कर वैसोडाइलेशन प्रोड्यूस करके हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं एंजाइना के लिए, एंजाइना पेक्टोरिस, क्लासिकल और ब्रिन्समेंडल एंजाइना का ट्रीटमेंट होता है नाइट्रेट्स के थ्रू। नेक्स्ट हम लोग इसे कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या होता है अगर हम लोग ब्लड वेजल्स की डायलेशन करते हैं तो क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, ये हम देखते हैं। यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाऊंगी हार्ट का, और फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं वैसो डायलेशन का। समझो ये हमारा लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट है, एट्रियम, वेंट्रिकल्स, आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज, ठीक है। और कैपिलरी से वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विल बी गेटिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। नेक्स्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जो पहले कैरी करेगा हमारा जो वेंट्रिकल जो कैपिलरीज है वो, और ये कैपिलरीज जॉइन होके बनेगी वेन्यूल्स, और ये वेन्यूल्स जॉइन होके बनेगी अ कॉमन वेन, जैसे कि हमारी वेना केवा की वेन है वो। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जाएगी हमारी राइट साइड ऑफ द हार्ट में, और राइट से फिर लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट, फिर यहाँ से हमारा पल्मोनरी आर्टरी निकलेगा, और ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा हमारी लंग्स में। यहाँ पर होंगे हमारे लंग्स, जहाँ पे प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होगा, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कन्वर्ट होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और वापस ये ब्लड रिटर्न होगा लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट। नाउ हम क्या करते हैं, सपोज हमने क्या किया, ये जो वेन्स है, समझिए हमने वेन्स की वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर दी, ठीक है, डायलेट नहीं, समझो हमने वेन्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। तो वेन्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा फोर्स से ब्लड जाएगा राइट एट्रियम में, बहुत फोर्स से जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये ब्लड राइट एट्रियम में जाएगा, और बहुत ज़्यादा ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में भी, बहुत ज़्यादा ब्लड पहुंचेगा लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए, फिर बहुत ज़्यादा ब्लड जाएगा लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल में भी बहुत ज़्यादा ब्लड जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है इसे बहुत ज़्यादा ब्लड पंप आउट, इजेक्ट आउट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसका जो वर्कलोड है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड आ गया। अब बहुत ज़्यादा ब्लड यहाँ पर आ गया, इसे हम कहते हैं प्रीलोड। प्रीलोड मतलब कितना ब्लड प्रेजेंट है इस लेफ़्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले।
ठीक है। और अगर हमने इस वेन्स की कॉन्स्ट्रिक्शन कर दी तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से बहुत ज़्यादा ब्लड जाएगा राइट साइड ऑफ द हार्ट, और राइट साइड में ब्लड ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा जाएगा ब्लड लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए, और वैसे ही बहुत ज़्यादा ब्लड जाएगा लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ब्लड अगर हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट है तो इसे कहते हैं कि प्रीलोड इंक्रीज्ड। और अगर प्रीलोड इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है ये ब्लड को इजेक्ट आउट करने के लिए। नाउ अगर समझो ये आर्टरीज है, हमने कोई ऐसी ड्रग दी कि ये आर्टरीज भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, ये आर्टरीज को हमने कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया तो क्या होगा, जो ब्लड निकलने वाला है और ये ब्लड वेजल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए, ये ब्लड वेजल्स सिकुड़ गए, इन ब्लड वेजल की डायमीटर बहुत छोटी हो गई है, तो ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे या कम रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। तो इसके वजह से भी हमारा जो हार्ट का है वो वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर ये जो आर्टरीज है ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं फॉर इजेक्शन ऑफ ब्लड, इसे हम कहते हैं आफ्टर लोड। और आफ्टर लोड कैसे बढ़ता है, जब आर्टरीज की कॉन्स्ट्रिक्शन होती है उस वजह से आफ्टर लोड इंक्रीज होता है, ठीक है। तो प्रीलोड हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, प्रीलोड इंक्रीज कर सकते हैं वेन्स की कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल का वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है। वैसे ही आफ्टर लोड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हम लोग आर्टरीज की कॉन्स्ट्रिक्शन करके आफ्टर लोड इंक्रीज कर सकते हैं, और आफ्टर लोड इंक्रीज करने पर भी जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है फिर से इसका वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर समझो हमने नाइट्रिक ऑक्साइड का यूज़ किया, तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या प्रोड्यूस करता है, ये वैसो डायलेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अगर वैसो डायलेशन प्रोड्यूस करता है ये वेन्स में, अगर वेन्स को हमने डायलेट कर दिया तो क्या होगा, ब्लड की पूलिंग होगी बैक इनटू द वीनस, ये ज़्यादा प्रेशर से आगे नहीं बजाय इसके पीछे जाएगा। तो मतलब आर्टरीज, ये जो राइट एट्रियम है इसमें कम ब्लड पहुंचेगा, वैसे ही राइट वेंट्रिकल में भी बहुत ही कम ब्लड पहुंचेगा, वैसे ही लंग्स में भी बहुत कम ब्लड पहुंचेगा प्यूरिफिकेशन के लिए। इसी तरीके से लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में भी बहुत कम ब्लड पहुंचेगा, ठीक है। तो डैट मीन्स दैट ब्लड का जो काम क्या है, बस थोड़े से ब्लड को इजेक्ट आउट करना, तो इसका मतलब क्या, हार्ट का वर्कलोड भी रेड्यूस हो जाता है। तो इसका मतलब जो प्रीलोड है वो भी रेड्यूस हो जाता है। कैसे रेड्यूस हो जाता है, अगर हमने इन वेन्स की वैसो डायलेशन करते हैं, और इन वेन्स की वैसो डायलेशन हम कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। सिमिलरली अगर हमने इन आर्टरीज को भी डायलेट कर दिया तो फिर ये बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं ब्लड की इजेक्शन के लिए, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल को बस थोड़ा सा पंप करना है और बहुत ज़्यादा ब्लड आराम से आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो ब्लड वेजल्स है ये चौड़ी है, ये बहुत ही डायलेटेड है। तो इसका मतलब आफ्टर लोड भी रेड्यूस हो गया। कैसे रेड्यूस हो गया, अगर हमने यहाँ का आर्टरीज का को भी डायलेट कर दिया तो इसका मतलब आफ्टर लोड भी रेड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये आफ्टर लोड और प्री लोड रेड्यूस करने की वजह से हमारा जो वर्क लोड ऑफ द हार्ट है वो भी रेड्यूस हो जाता है। और ये सब हम कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड से हम लोग वेन का भी डायलेशन कर सकते हैं और आर्टरीज का भी डायलेशन कर सकते हैं। लेकिन क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड वैसो डायलेशन करता है, लेकिन ये वेन्स की वैसो डायलेशन बहुत ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज। नाइट्रिक ऑक्साइड आर्टरीज को भी डायलेट करता है बट बहुत कम एज़ कम्पेयर टू वेन्स, और इसके पीछे ये रीज़न है कि वेन्स के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारा एंजाइम नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस पाया जाता है। आर्टरीज में भी नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस होता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू वेन्स। इसलिए कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ अ वेरी गुड वीनो डायलेटर बट अ वेरी पुअर आर्टीरियोलर डायलेटर। नहीं तो आप ये भी कह सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ अ वेरी गुड प्रीलोड रेड्यूसर बट अ पुअर आफ्टर लोड रेड्यूसर, ठीक है। तो ये है नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे